नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का किया शुभारंभ। यलहंका वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर फ्लाईपास्ट का अवलोकन किया। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। एरो इंडिया 2023 की थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 2023 में लगभग 100 देश ले रहे हैं हिस्सा। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य रहे मौजूद। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। 5 दिन चलने वाला ये समारोह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे देश की क्षमता को दिखाने का अब तक का सबसे बड़ा एरो शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया पवेलियन का भी किया उद्घाटन। एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ समारोह में आकाश में भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की ताकत को दर्शाने वाले प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। एरो इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों के बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज ये देश भारत को रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा, न ही अपनी मेहनत में कोई कोर कसर छोड़ेगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम में एक स्तंभ बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। राष्ट्रपति ने आज लखनऊ में स्थित राजभवन में बोक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बोक्सा जनजाति के लोगों ने सरकारी विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान बोक्सा समुदाय के 21 लोगों को वन अधिकार पत्र बांटे गए, जिसमें 5 लोगों को अधिकार पत्र राष्ट्रपति ने दिए। लखनऊ के बाद राष्ट्रपति वाराणसी जाएंगी। राष्ट्रपति वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। शाम को गंगा आरती में सभी होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की व्यवस्था चाक-चौबंद। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनावी प्रचार चरम पर। सभी दलों ने तीनों राज्यों में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री आज अगरतला में करेंगे चुनावी रैली। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे। राज्य में 16 फरवरी को होना है मतदान। सभी पार्टियों ने जोर शोर से चुनावी प्रचार में वो ले रही हैं हिस्सा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शनिवार को त्रिपुरा के राधा किशोरपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित और गोमती में किया था रोड शो। मेघालय में भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। नागालैंड में भी चुनावी प्रचार चरम पर। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जी जान से कर रहे हैं प्रचार। राज्य विधानसभा की 59 सीटों के लिए 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का करेंगे फैसला। एक सीट पर पहले ही एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद अब 59 सीटों पर होना है मुकाबला। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन। राज्यसभा की कार्यवाही आगामी 13 मार्च तक के लिए की गई स्थगित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से होगा शुरू। लोकसभा में आज अहम विधायी काम सूचीबद्ध। निचले सदन में द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 पेश होने के लिए सूचीबद्ध। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद को ये नोटिस विशेष अधिकार हनन के मामले पर भेजा गया और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया।
सुप्रीम कोर्ट को आज मिले 2 और न्यायाधीश। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इन 2 जजों की नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भर गए। अब सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों को पूर्ण क्षमता के साथ वो करेगा काम। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। लखनऊ में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, डिजिटल तकनीक की आज बेहद जरूरत और यही आज की जरूरत है। इस बैठक में भारत द्वारा कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, संजीवनी और अन्य ऐप्स पर चर्चा की जाएगी। बैठक में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा होगी। इसके अलावा डिजिटल कौशल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इकोनॉमी कार्यसमूह की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा आज से नेपाल के दौरे पर। विदेश सचिव के तौर पर ये उनकी पहली नेपाल यात्रा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव आपसी सहयोग के मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। विदेश सचिव की यात्रा नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौड्याल के निमंत्रण पर हो रही है। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के युक्सोम शहर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप सुबह करीब 4:15 बजे आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। हालांकि भूकंप के कारण अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। देश भर के 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कल मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी लोगों से अपने नजदीक के केंद्रों में जाकर साइक्लोथॉन में भाग लेने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ, दुरुस्त और सक्रिय रखने में अच्छे तरीकों में से एक। इसलिए 14 फरवरी 2023 को अपने नजदीक के आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर #cycle4health में भाग लें। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले सप्ताह 12 और चीते नामीबिया से हवाई मार्ग से भारत लाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के विमान से पहले इन चीतों को ग्वालियर लाया जाएगा और फिर बाद में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इससे पहले बीते सितंबर में 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। झारखंड कांग्रेस ने राज्य में पार्टी महासचिव आलोक दुबे और डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत 4 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित किया। निर्णय के बाद से पार्टी के अंदर मचा घमासान। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का असर देखने को मिला। आज कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट। निफ्टी 17,733 के नीचे, जबकि सेंसेक्स में 394 अंकों की कमजोरी। मेटल शेयरों में खरीदारी तो आईटी शेयर बाजार पर दबाव बढ़ा रहे। आज एशियाई बाजारों में बिकवाली का माहौल, जबकि अमेरिकी बाजारों में मिक्स संकेत। फिलहाल सेंसेक्स में भी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट। फिलहाल 60,284 के लेवल पर ट्रेड करा। निफ्टी 17,000 के ऊपर। हेवीवेट शेयर्स में खरीदारी का माहौल। सेंसेक्स में 30 में से 21 शेयर हरे निशान में, जबकि बाकी शेयर्स लाल निशान में। आज के टॉप गेनर्स M&M, टाइटन, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा शामिल, जबकि टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, HUL, टेक महिंद्रा, विप्रो, HDFC और TCS शामिल हैं। निफ्टी पर मेटल इंडेक्स में करीब 1% की मजबूती। दूसरी ओर आईटी इंडेक्स 0.5% से ज्यादा की गिरावट पर। आज यानी 13 फरवरी को FNO के तहत NSE पर 2 शेयर में ट्रेडिंग बैन रहेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज इस कैटेगरी में इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और अंबुजा सीमेंट्स को रिटेन किया है, जिनका सिक्योरिटीज का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उनकी मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट से 95% क्रॉस कर जाता है, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी में भी करीबन 0.11%, तो निकई में
कम से कम आधे फीसद से ज़्यादा की कमजोरी। स्ट्रेट टाइम्स में भी आधे फीसद से ज़्यादा, तो हैंगसेंग में भी 0.57% की गिरावट नजर आ रही है। ताइवान के बाजार की बात करें और साथ ही साथ कॉस्पी की, तो वहां पर भी कमजोरी में कारोबार होता नजर आ रहा है। वहीं शंघाई कॉम्पोजिट में आधे फीसद की बढ़ोतरी। सनमार समूह की प्रमुख कंपनी कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड ने क्षमता विस्तार के लिए अगले 15 महीनों में 680 करोड़ रुपए की पूंजीगत खर्च करने की योजना बनाई। कंपनी ने कहा कि इस योजना के तहत इसकी निर्माण बहुउद्देशीय सुविधा के विस्तार का नया चरण शुरू किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की सोनाटा फाइनेंस को 537 करोड़ रुपए में खरीदने की तैयारी। बैंक ने 537 करोड़ रुपए में सोनाटा के 2 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए गैर बैंकिंग वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान सोनाटा फाइनेंस के मौजूदा शेयर धारकों के साथ समझौता किया। मूडीज ने अडानी ग्रीन एनर्जी का आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अडानी ग्रीन एनर्जी सहित अडानी ग्रुप के 8 कंपनियों की रेटिंग की पुष्टि की। मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक को नकारात्मक में बदल दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक का स्वागत। और आइए अब बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी रविंद्र सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नोएडा सबसे ऊपर पायदान पर रहा। नोएडा के तीनों अथॉरिटीज का कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट 27% का हिस्सा मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीसरे और अंतिम दिन रविवार को यूपी में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क विकास को लेकर रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 17,507 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने ट्विटर मुख्यालय में 2 महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया। इन समस्याओं के समाधान से अब यूजर्स को सर्च एल्गोरिथम के इस्तेमाल में सहायता मिलेगी। टेक उद्योग में 17,400 से अधिक कर्मचारियों ने वैश्विक स्तर पर फरवरी के महीने में नौकरी खो दी। भारत में भी कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 2023 में अब तक दुनिया भर में लगभग 340 कंपनियों ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। यूके इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स फाउंडेशन ने यह घोषणा की है कि उसने 2023 के लिए गर्ल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की। ये कार्यक्रम इंजीनियरिंग क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने में भागीदारी बढ़ाने को मदद देगा। व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर उपयोगकर्ता को iOS बीटा पर चैट में 100 मीडिया तक वो साझा कर सकते हैं। विश्व में कुछ देश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई हुई है, वहीं न्यूजीलैंड भी चक्रवात से प्रभावित है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड, ऑकलैंड और निकटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात गैब्रियल के कारण तेज हवाएं चली। भारी बारिश, बाढ़ और हवाओं के कारण कुछ सड़कें बंद हुई। हजारों घर जो है उसमें बिजली गुल हो गई है। न्यूजीलैंड में चक्रवात के कारण 30,000 से ज्यादा घर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले चक्रवात सुदूर नॉर्फॉक द्वीप के पास से गुजरा। नॉर्फॉक द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है। यहाँ लगभग 1,750 लोग रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड के नॉर्फॉक द्वीप पर चक्रवात के असर को देखते हुए ऑकलैंड के निवासियों से भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। आसमान में संदिग्ध वस्तुओं और गुब्बारों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका सेना के अमेरिकी कनाडा सीमा के पास ह्यूरोन झील के ऊपर उड़ने वाली एक वस्तु को मार गिराया गया। अधिकारियों ने कहा इस महीने इस तरह का ये चौथा मामला। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दिया क्योंकि ये मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप और यूएस कनाडा सीमा पर ह्यूरोन झील के पास से गुजर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उत्तर अमेरिकी सुरक्षा बल हवाई खतरों के लिए हाई अलर्ट पर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संदिग्ध वस्तु सैन्य खतरा पैदा नहीं कर सकता या निगरानी क्षमता नहीं रखता, लेकिन संभावित रूप से घरेलू हवाई यातायात में
हस्तक्षेप कर सकता था। भीषण तबाही झेल रहे तुर्की में एक बार फिर भूकंप आया। दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहराराम मरास में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि तुर्की में कहराम मरास शहर में 24 किलोमीटर दक्षिण में रविवार को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार पहुंची, हजारों घायल। खबरों के मुताबिक रविवार को तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29,605 हो गई, जबकि सीरिया में कुल 3,576 लोगों की मौत हुई है। तुर्की ने भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित हटाए प्रांत में हवाई अड्डे का परिचालन फिर से शुरू किया। तुर्की के परिवहन और अवसंरचना मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा की और लिखा, हमने हटाए हवाई अड्डे के रनवे को हुए नुकसान की मरम्मत कर दी है। हवाई अड्डे में काम फिर से शुरू हो गया। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार रविवार को विनाशकारी भूकंप के 108 घंटे बाद बचाव कर्मियों ने तुर्की के हजाय प्रांत में चमत्कारिक रूप से 2 महीने के बच्चे को इमारत के मलबे से जिंदा निकाला। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। दोनों देशों में पहुंचे विभिन्न देशों के आपदा राहत बल मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने में जुटे हुए हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इसके तहत भारत ने रविवार को 7वीं खेप के रूप में 23 टन से अधिक राहत सामग्री सीरिया को भेजी, जिसे दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने प्राप्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने साल भर के जारी रूस और यूक्रेन युद्ध पर चेतावनी दी। गुतेरेस ने कहा, शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में स्थिति और खराब होने की आशंका। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 के लिए अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करते हुए एक भाषण में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि युद्ध यूक्रेनी लोगों पर अनकही पीड़ा पहुंचा रहा है, जिसके गंभीर वैश्विक प्रभाव हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह किया। गुतेरेस लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए मुखर रहे हैं। वेनेजुएला में यूथ डे पर सैकड़ों युवा राजधानी काराकास में सरकार के समर्थक और विपक्ष की रैलियों में हुए शामिल। रैली में प्रदर्शनकारियों ने नृत्य किया, नारे लगाए। विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले युवा नेताओं ने लाखों युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए पंजीकृत करने की गारंटी देने की मांग की। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सप्ताह के अंत में रूसी हमलों से क्षतिग्रस्त बिजली उत्पादन प्रणालियों को बहाल करने के प्रयासों की सराहना की। ज़ेलेंस्की ने कहा, उन सभी पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा जो हमारे देश की ऊर्जा क्षमताओं को बहाल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऊर्जा के मोर्चे पर जीत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। हाल ही के महीनों में रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं पर लगातार हमले किए। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री को रविवार को देश का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने कांटे के संघर्ष में एंड्रियास माव्रोयनिस को चुनाव में हराया। क्रिस्टोडोलाइट्स ने एक संयुक्त सरकार का वायदा किया जो अलग अलग तुर्की साइप्रस के साथ शांति वार्ता में गतिरोध को तोड़ने का काम करेगी। साइप्रस में इस बार का चुनाव खासा संघर्ष भरा माना जा रहा है। इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक वोट पड़े। साइप्रस के कुल मतदाताओं में से 72% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इनमें से 51% ने पूर्व विदेश मंत्री निकोस के पक्ष में मतदान किया और उनके प्रतिद्वंदी एंड्रियास को 48% वोट मिले। चुनाव में हार स्वीकार करते हुए एंड्रियास ने चुनाव परिणामों के बाद एक यात्रा समाप्त होने की बात कही। उन्होंने अपने चुनाव अभियान को एक शानदार यात्रा करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस यात्रा को हजारों लोगों के साथ साझा किया और उन्होंने दुख जाहिर किया कि वो साइप्रस के लिए जरूरी बदलाव हासिल नहीं कर पाए। उधर मतगणना से पहले निकोस ने अपनी जीत पर भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि साइप्रस के लोग जानते हैं और समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। उन्होंने साइप्रस की जनता के फैसले का पूरा भरोसा जताया। उन्होंने चुनाव जिताकर जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला में नहीं खेला जाएगा। यह मुकाबला अब इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण मैदान में घास सही तरीके से नहीं आई है और इसे पूरी तरह से आने में समय लगेगा। इसी वजह से मैच अब इंदौर में शिफ्ट किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की। रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई।
पाकिस्तान ने जीत के लिए मिले 150 रन के लक्ष्य को भारत ने एक ओवर शेष रहते हुए हासिल किया। मैच में 53 रन के नाबाद पारी खेलने वाले जेमिमा रॉड्रिगेज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला विश्व कप में ही श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। बांग्लादेश से मिले 127 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 10 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका अपने ग्रुप में शीर्ष पर। पहली बारी आयोजित होने जा रही महिला प्रीमियर लीग के लिए आज मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में 409 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। 409 खिलाड़ियों में से 246 भारतीय, 163 विदेशी क्रिकेटर। प्रत्येक टीम के पास कुल 12-12 करोड़ रुपए की नीलामी पर्स। इस दौरान टीमें अपनी टीम में न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ी खरीद पाएंगी। बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में स्थान बना लिया। सेमीफाइनल में बंगाल ने पिछली बार की जगह मध्य प्रदेश को 306 रन के अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल में बंगाल का सामना सौराष्ट्र से। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। रोमांचक मुकाबले में सौराष्ट्र ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। मैच में पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाली सौराष्ट्र की कप्तान अर्पित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को टीम से रिलीज कर दिया गया। अब उनादकट सौराष्ट्र की ओर से रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेलेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। आईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के रैशफोर्ड और ग्रानाचो ने गोल किए। ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में खिताब की प्रबल दावेदार मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। सिटी की तरफ से तीनों गोल पहले हाफ में। ला लीगा में बार्सिलोना ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। रविवार को खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने विलारियल को 1-0 से हरा दिया। बार्सिलोना के लिए पेड्री ने 18वें मिनट में गोल किया। इटालियन लीग में नेपोली ने क्रेमोनेस को 3-0 से हरा दिया। जीत के साथ नेपोली ने लीग में 16 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। रैपर एमसी स्टेन को बिग बॉस सीजन 16 का विजेता घोषित किया गया, जो रविवार रात को शुरू हुआ और सोमवार तड़के तक चला। दक्षिण सनसनी रामचरण बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा और के लिए डांस टीचर बन गए। उन्होंने एसएस राजामौली की मैग्नम ओपस ट्रिपल आर के नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब विजेता गीत का हुक स्टेप उन्हें सिखाया। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर समेत कई कलाकार मार्वल फ्रेंचाइजी इंटरनेशनल फिल्म को अपनी आवाज देने जा रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म जुग जुग जियो से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले वरुण सूद कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज पॉटलक में जो उसका दूसरा भाग है उसमें अभिनय करते हुए नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की